इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 6 अगस्त से अयोध्या के मामले पर सुनवाई होगी। 6 अगस्त से अयोध्या केस की सुनवाई होगी। सर्वोच्च अदालत ने यह बात कही और जिसका जिक्र दीपक जी आप कर रहे थे, मध्यस्थता प्रक्रिया अब आगे नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे बातचीत की जो पूरी प्रक्रिया है वो नहीं होगी, यानी अब अदालत के रास्ते जो फैसला आएगा उसकी शुरुआत होगी 6 अगस्त से। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज नेशन पर आपको बता रहे हैं, अयोध्या मामले से जुड़ी 6 अगस्त से सुनवाई। और हम जो कह रहे थे न्यूज नेशन पे अब से थोड़ी देर पहले कि मध्यस्थता कमेटी सुप्रीम कोर्ट को यह साफ कर चुकी है कि इस मध्यस्थता से, मीडिएशन से बहुत कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले हिंदू पक्ष भी ये बात साफ साफ कह चुका था कि मध्यस्थता को अब आगे नहीं बढ़ाना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर ले, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिए हैं और अभी हम इस क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि 6 अगस्त से सुनवाई तो होगी, लेकिन क्या ये सुनवाई रोजाना होगी? अनुराग जी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बिल्कुल है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से जो इस वक्त जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 6 अगस्त से रोजाना जो सुनवाई है अयोध्या मामले की उसकी शुरुआत होगी। यानी जो बात अभी दीपक जी कह रहे थे कि नवंबर तक उम्मीद की जानी चाहिए कि जो फैसला है अयोध्या के मुद्दे पर वो आ सकेगा। वसीम गाजी साहब, क्या आप यही चाह रहे थे? मैं देखिए बिल्कुल, ये चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने काफी कोशिश की अपनी तरफ से कि मध्यस्थता हो जाए, हालांकि मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो पैनल था ये अगरचे मजबूत पैनल था लेकिन बहुत हल्का पैनल था, क्योंकि मध्यस्थता की कोशिश जो थी वो हमारे 3 वजीर आजम जनाब वीपी सिंह साहब, जनाब चंद्रशेखर साहब और नरसिम्हा राव साहब ने तो बहुत कोशिश की थी। दीपक चौरसिया से आपको मालूम है हिमाचल वाजपेयी जी ने भी की थी। मैं एक मिनट के लिए आप सबको रोकूंगा। मैं यहां पर यह साफ कर दूं कि क्यों हम कह रहे हैं कि नवंबर तक इस मामले पर एक निर्णायक फैसला आ सकता है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने अभी चेक किया है अनुराग, और 17 नवंबर 2019 को जो अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं रंजन गोगोई, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और परंपरा के अनुसार यही माना जाता है कि जो जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होता है, अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर बैठा हुआ है तो रिटायरमेंट से पहले उस पूरे के पूरे मसले को निपटा कर जाए। तो राम मंदिर के संबंध में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला आया है। लोग ये कह रहे हैं कि राम को वनवास मिला हुआ है अपनी ही जन्मभूमि के अंदर, तो मेरे ख्याल से अब सुप्रीम कोर्ट के आज के इस डिसीजन के बाद ये वनवास नवंबर तक या उससे भी पहले खत्म हो सकता है। जी वसीम गाजी साहब, देखिए हम लोग जो है शुरू से 1992 से पहले जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई उससे पहले हम चाहते थे कि ये आपको रोकूंगा गाजी साहब, सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अरविंद के पास। अरविंद ये बताइए, रोजाना सुनवाई होगी, इसका मतलब 17 नवंबर 2019 जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को रिटायर होना है उससे पहले एक निर्णायक फैसला राम जन्मभूमि विषय पर आ सकता है? बिल्कुल, इस बात की संभावना बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि रोजाना सुनवाई होगी। हालांकि दीपक जी, रोजाना सुनवाई का मतलब यहाँ पर ये होता है कि सोमवार और शुक्रवार जो मिसलेनियस डे होते हैं उन दिन सुनवाई नहीं होती, लेकिन बाकी जो हफ्ते के 3 दिन होते हैं, मंगल, बुध और बृहस्पति, वहां पर हर रोज सुनवाई होगी। संविधान पीठ इन 3 दिनों में सिर्फ इसी मामले के लिए बैठेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आते ही आदेश पढ़ना शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि हमें मीडिएशन कमेटी की रिपोर्ट मिली है, हमने उस पर गौर किया है और मध्यस्थता प्रक्रिया का कोई नतीजा साबित नहीं हुआ है, लिहाजा अब हम इस मामले की सुनवाई का आदेश देते हैं। 6 अगस्त से सुनवाई होगी, हर रोज सुनवाई होगी। हालांकि मुस्लिम पक्षकारों की ओर से जो राजीव धवन थे उन्होंने ये कहा कि मीडिएशन प्रक्रिया को अभी जारी रखा जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पैनल की जो रिपोर्ट है उस बात की तस्दीक करती है कि अब इस मामले में सुनवाई की जरूरत है। अरविंद, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, लगभग 17 नवंबर तक 4 महीने का वक्त है। अगर इस 4 महीने के वक्त के दरमियान जो सुनवाई की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाती है तो आगे का संवैधानिक रास्ता क्या होगा? क्या एक नई संवैधानिक पीठ का गठन होगा नए चीफ जस्टिस के आने के बाद, यानी इंतजार और बढ़ सकता है या 17 नवंबर तय समय सीमा है? देखिए, अगर ऐसा नहीं होता, जो अगले चीफ जस्टिस हैं जिनका नंबर आता है वरीयता क्रम में, जस्टिस एस ए बोबड़े हैं, वो फिर इस मामले की सुनवाई करेंगे। अगर उनके कार्यकाल में भी सुनवाई पूरी नहीं हो पाती फिर जस्टिस रमन्ना बेंच की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर हर रोज सुनवाई होती है, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तकरीबन 90 दिन का वक्त लिया था, तो ऐसी सूरत में अभी 17 नवंबर तक का वक्त है। अगर हर रोज सुनवाई होती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चूंकि सबूतों को पूरी तरीके से खंगाला था और सुप्रीम कोर्ट में उतनी विस्तृत सुनवाई की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को परखना है, संवैधानिक पहलुओं को परखना है, संविधान
संविधान पीठ को, लिहाजा उतनी लंबी सुनवाई की जरूरत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि 17 नवंबर जब तक कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर नहीं होते उससे पहले भी इस मामले में फैसला। दीपक जी 16 हफ्ते यानी लगभग 15-16 हफ्ते। मैं ये कह रहा हूँ और ज्यादा, एक कदम और आगे बढ़ रहा हूँ, 100 दिन। क्या 100 दिन के अंदर राम मंदिर बनेगा? क्योंकि लगभग 100 दिन का ही वक्त, लगभग 100 दिन के आसपास का वक्त बचता है। अरविंद, मैं आपसे यहां पर यह समझना चाहूंगा कि जिस 100 दिन के वक्त की हम बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से प्रेसिडेंट है कि किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अगर किसी इतने महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर पाए हैं तो अगले चीफ जस्टिस ने मामले को संभाल लिया? ऐसे कोई डे टू डे मामले के अभी तक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में क्या आपको याद आते हैं? देखिए, सबसे लंबी जिस केस की हियरिंग चली है सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, जुडिशियल हिस्ट्री में, वो केशवानंदन भारती केस था। तकरीबन 48 से 45 दिन का वक्त माना गया कि उस वक्त लिया गया था। हर रोज सुनवाई हुई थी और वो एक ऐतिहासिक फैसला था जिसमें संविधान पीठ ने फैसला दिया था। उससे ज्यादा वक्त तक अभी हर रोज सुनवाई करके कोई मामला आया नहीं है। अब ये देखना होगा कि अगर हर रोज सुनवाई होती है तो क्या, जैसे कि एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब सुप्रीम कोर्ट में हर रोज सुनवाई का आदेश होता है तो सोमवार और शुक्रवार का दिन चूंकि नए मामलों की सुनवाई का दिन होता है, मिसलेनियस डे जिसे कहा जाता है, तेजी से नए मामलों की सुनवाई होती है। उस दिन अधिकतर ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं होती, बाकी जो 3 दिन होते हैं वो हर रोज सुनवाई के नाम पर मुकर्रर कर दिए जाते हैं। तो ये भी देखना होगा कि जब 6 अगस्त सुनवाई की बात हो रही है तो आगे सुनवाई की रूपरेखा क्या होने वाली है। हालांकि एक अहम बात यह भी है दीपक जी कि इस मामले में दस्तावेजों के अनुवाद की सत्यता को लेकर भी एक सवाल उठ रहा है। यूपी सरकार की ओर से जो दस्तावेजों का अनुवाद हुआ है उस पर जो तमाम जो दूसरे पक्षकार हैं वो उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम पक्षकारों का ये कहना है कि उन्होंने दस्तावेजों के अनुवाद को देखा नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब 6 अगस्त से सुनवाई शुरू होती है तो क्या ये तमाम जो तकनीकी बाध्यता है ये पूरी हो पाती है नहीं, ये भी देखना अहम होगा। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब मध्यस्थता कमेटी को वक्त दिया गया था और उसकी डेडलाइन को 15 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया था, तब यह भी कहा गया था चलो टाइम देकर देख लेते हैं, तब तक ट्रांसलेशन का काम पूरा हो जाएगा। और यह कहा गया था कि जो ट्रांसलेशन होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड होगा, यानी कोई उस पर डाउट, शक, शुबह नहीं कर सके, क्योंकि कई सारी लैंग्वेज में लिखे गए दस्तावेज है जिनको एग्जामिन करना है सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले के अंदर। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि अभी तक ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे क्या स्थिति है? क्या सर्टिफाइड ट्रांसलेशन सभी डॉक्यूमेंट्स का हो चुका है? देखिए, पिछली बार जब इस मामले को लेकर के हियरिंग हुई थी तो यूपी जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। उनका ये कहना था कि उन्होंने दस्तावेजों के अनुवाद को देखा है जो यूपी सरकार की तरफ से किया गया है, उनको ऑथेंटिसिटी को लेकर कुछ संदेह है। तो कोर्ट ने ये कहा था कि आप अपनी याचिका को दाखिल कीजिए, जब हम नियमित सुनवाई करेंगे तब इस याचिका पर भी विचार करेंगे। तो जो संदेह है यूपी सरकार की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों के अनुवाद को लेकर के वो जाहिर हो चुका है मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से। उसको कोर्ट को देखना है कि क्या कितना दम है उनकी तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं। उसके बाद जब जो दस्तावेजों के अनुवाद को लेकर के जब चीजें साफ हो पाएंगी तभी ये मामला आगे कह सकते हैं। अरविंद, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, पहले तो दर्शकों के लिए स्पष्टीकरण एक बार फिर कि हफ्ते में 3 दिन लगातार सुनवाई होती रहेगी, ये आप कह रहे हैं सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के मुताबिक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी चीफ जस्टिस ने जो फैसला पढ़ा है उसके मुताबिक हर रोज सुनवाई हम शुरू कर देंगे डे टू डे बेसिस पर 6 अगस्त से। लेकिन आमतौर पर जो हर रोज सुनवाई के लिए जब कोर्ट आदेश देता है तो चूंकि सोमवार और शुक्रवार का दिन मिसलिनियस डे होता है, अगर 5 जज इंगेज रहेंगे हफ्ते में 5 दिन 6 दिन, तो फिर जो नए मामले आएंगे उनकी सुनवाई कैसे होगी, ये अपने आप में एक सवाल उठता है। तो ऐसे में सूरत में एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, हिंदू पक्षकार कह रहे हैं कि साहब बातचीत से भले ही कोई फैसला ना निकले लेकिन मेरिट के आधार पर सुनवाई हो, हमारे पक्ष को सुना जाए। जब हिंदू पक्षकार मेरिट का जिक्र करते हैं तो अदालत की भाषा में इसका मतलब क्या होता है, इसका मायने क्या होता है? देखिए, इस मामले में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से, जाहिर तौर पर उस फैसले की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये पहली बार मामला आया था तो कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर ये कहते हुए हैरानी जताई थी कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, टाइटल डिस्प्यूट है, यहाँ पर जमीन या तो हिंदू पक्षकारों को मिलनी चाहिए थी या मुस्लिम पक्षकारों को मिलनी चाहिए थी, जमीन के बंटवारे वाला आदेश कैसे आ सकता है? तो जाहिर तौर पर किसी न किसी एक पक्ष के बारे में फैसला आना चाहिए था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ऑब्जर्व किया था। हालांकि अब अगर कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू करता है तो जाहिर तौर पर इस मामले से जुड़े जो जुडिशियल एस्पेक्ट है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला कितना तर्क संगत है, कितना कानूनी संगत है, इन तमाम पहलुओं की सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा। लेकिन अरविंद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मैं और कुछ पहलुओं पर हम लोग आपसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जनता को यह समझाना जरूरी है कि और कौन कौन से पहलू सामने हैं। और अनुराग, आपके सवाल के जवाब में मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा, जब हिंदू पक्ष इसकी बात करता है कि मेरिट के आधार पर इस मामले को सुना जाए
तो हाईकोर्ट ने भी बकायदा ये कहा है कि राम के वहां पर पैदा होने पर किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं है, या अगर सीधे शब्दों में कहूं तो उन्होंने ये कहा है कि वो राम जन्मभूमि है या नहीं, इस पर किसी भी तरह का संदेह नहीं है। जमीन का मालिकाना हक, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमको यह भी देखना होगा कि टाइटल डिस्प्यूट को हमको हल तो करना है, लेकिन फिर भी यह मामला आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की यह भी टिप्पणी थी कि मस्जिद इस्लाम का अंग नहीं है। यही सवाल लेकर मैं मुफ्ती साहब के पास भी जाऊंगा, वसीम साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन यहां पर जब हिंदू पक्ष कहता है कि मेरिट के आधार पर सुना जाए, तो फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पर जो खुदाई की थी उसमें क्या क्या निकला, क्योंकि मंदिर के प्रमाण निकले हैं, इस बात को हाईकोर्ट में बकायदा साबित और स्थापित किया गया है। और मुझे लगता है कि उसी फैसले की समीक्षा होनी है। तो मैं यहां पर आपसे जानना चाहूंगा अरविंद की जब फैसले की पूरी समीक्षा होगी, सुप्रीम कोर्ट कोई ट्रायल कोर्ट तो है नहीं, आपको वहां पर सबूत और गवाह तो पेश नहीं करने होते हैं, आपको लार्जर वे पे ये समझना होता है, मेरे ख्याल से अरविंद का फोन कट गया है, लार्जर वे पे आपको ये समझना होता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन था वो किस हद तक कानूनी तौर पर सही है, इस बात को आपको समझना होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में डिसीजन लेने में अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई सारी चीजें बहुत हद तक क्रिस्टल क्लियर है। नरसिंहानंद सरस्वती जी, अगले 100 दिन लगभग जो उम्मीद की जा रही है उसके मुताबिक फैसला आ जाएगा, किस तरीके की उम्मीद आप अब रखते हैं? बहुत अच्छी उम्मीद, बहुत अच्छी। आज एक मुझे लगता है कि अच्छी खबर है हिंदू समाज के लिए। बहुत दिनों से हिंदू समाज थका हुआ था, निराश था, हताश था, लेकिन जैसा अभी दीपक जी ने बताया, समाज क्यों, देश के लिए वसीम गाजी देखिए नहीं, देखिए ना, वसीम गाजी जी तो चाहते हैं कि अभी से और टाल दिया जाए, जब तक मैं तो चाहता हूँ मस्जिद जल्दी बने। सुनिए, मैं कुछ चाहूंगा कि हाँ, वो मस्जिद तो बन नहीं सकती अभी, भूल जाओ आप। शहीद किया है, वसीम भाई सजा मिले। एक बात बताइए, क्या 130 करोड़ का देश जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाहता हूं जो अस्थाई मंदिर वहां पर बन गया है, क्या उसको हटाना किसी के भी बस की बात है? क्या उसको हटाया जा सकता है, हाँ या नहीं, बता दीजिए। जो अस्थाई मंदिर बन चुका है क्या उसे हटाया जा सकता है? हम मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं, हटाना हम चाहेंगे तो इसको इंसाफ की और नाइंसाफी की लड़ाई समझते हैं। बनने की बात आप क्यों कह रहे हैं? हम तो कहते हैं मस्जिद बनने की बात आप क्यों कह रहे हैं? हमने तो नहीं, देखिए जब आपने कही अभी बाबरी मस्जिद जल्दी से मैंने ये कहा कि जिन लोगों को ये है कि मुल्क में और कोई काम नहीं है, देखिए विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्रीनिवास भैया कुछ कह रहे हैं। वसीम गाजी साहब, आपको तो फिर तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था 2011 के अंदर और बोलना चाहिए था डे टू डे सुनवाई करके इस मामले को खत्म कीजिए। मैं पूरे मुस्लिम समाज की आप ताकत से गिराएंगे कोई बिल्डिंग को? नहीं, ताकत से गिराने की बात नहीं है। वो मंदिर था, मैं कह रहा हूँ वो मंदिर था, लेकिन आप ताकत से गिराएंगे क्या? मैं सिर्फ आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ, क्या उस मेकशिफ्ट मंदिर को, अस्थायी मंदिर को हटाया जा सकता है या नहीं? हाँ या ना, जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है, हमारी तो आस्था उसमें आज भी है और वो मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे आप अदालत से पहले कैसे फैसला सुना रहे हैं वसीम गाजी साहब? जी, अदालत से पहले आप कैसे फैसला सुना रहे हैं कि वहां पर तो मस्जिद ही रहेगी? नहीं, मैं तो इसलिए सुना रहा हूँ कि अब तक आप कहते थे मंदिर बनाइए 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा। था ना वहाँ पे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं, अगर आपकी आस्था का सवाल है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर मेरी आस्था जो अगर मेरी आस्था बयान है और आपको लगता है ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते मामला अब तक नहीं सुलझ पाया? 9 साल अकेले सुप्रीम कोर्ट में लग गए, क्योंकि आस्था जो है पार्लियामेंट और कानून से। साहब सुन भी लीजिए, देखिए वसीम गाजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुसलमान का इस देश में यही, ज्यादातर मुसलमान, 1-2 की तो मैं कहता नहीं हूँ, ज्यादातर मुसलमान यही चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज न्याय की एक उम्मीद जगी है और मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद अच्छा लगा सुनने में कि 100 दिन के अंदर ये मामला खत्म हो सकता है, कम से कम डिसीजन तो आ सकता है कि वहां क्या था। देखिए इसमें एक बहुत बड़ी बात है, ये सारी दुनिया जानेगी कि किस तरह से इस देश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे, किस तरह से हमारे मंदिर तोड़े गए थे। झूठी इतिहास की किताबों ने जो पढ़ाया है, पूरी दुनिया को बताया है, उस पर एक बहुत बड़ी परत उतरेगी और इस्लाम की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आएगी। तो अभी भी अपनी बात पर कायम है? नहीं, वो कायम नहीं, लेकिन बनकर रहेगी। नहीं, वो कायम है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी सारी पोल पट्टी खुलने वाली है, इस्लाम की असलियत खुलने वाली है, सारी दुनिया को पता चलने, ऑथेंटिक एक फैसला आने वाला है कि किस तरह से राम मंदिर को तोड़कर
तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। आज तक जो चिल्लाते रहे, देखिए मौलाना चिल्लाते थे पहले, देवबंद के मौलाना, सारे मौलाना चिल्लाते थे कि भाई अगर ये तय हो जाए कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है तो हम अपना दावा छोड़ देंगे। लेकिन जब हाई कोर्ट ने यह तय कर दिया था तो ये सारी अपनी बातों से मुकर गए थे। दुनिया के सामने इस्लाम की असलियत आने दीजिए, इसलिए मैं पहले से कहता था कि ये सुप्रीम कोर्ट की असलियत पर अभी नहीं जाना चाहता हूं। वसीम भाई एक मिनट, मुझे सुप्रीम कोर्ट चलना है। अरविंद हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। अरविंद, अगर इस पूरे के पूरे मसले की बात करें जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसमें जमीन को 3 भागों में बांटा गया था, एक भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड को, एक भाग रामलीला विराजमान को और एक भाग निर्मोही अखाड़े को, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं अब कौन कौन से प्रश्न हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन हैं, किन किन प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट इस अगले की सुनवाई में विचार करने जा रहा है, और क्या 45 दिन में सुनवाई खत्म होगी? इसका मतलब 100 दिन के अंदर में फैसला आ जाएगा, ये कह सकते हैं हम? देखिए, ये इस पर निर्भर करेगा कि आगे सुनवाई की रूपरेखा क्या रहती है। 6 अगस्त को उम्मीद है कि सुनवाई की रूपरेखा भी तय हो जाएगी। एक अहम जानकारी मैं दे दूं कि राजीव धवन जो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से थे, उनकी तरफ से कोर्ट के आदेश पढ़ने के बाद एक बार फिर से एक जिरह की गई। उनका ये कहना था कि वकीलों को कर्टेल नहीं किया जा सकता कि उन्हें कितने दिन आर्ग्यू करना है। हालांकि कोर्ट ने अभी ऐसा कोई वक्त फ्रेम नहीं किया था कि कितना पक्षकारों को कितना वक्त दिया जाएगा या कितने वक्त के दौरान उन्हें अपनी जिरह पूरी करनी होगी। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि आगे देखा जाएगा। यानी 6 अगस्त को पूरी तरीके से पिक्चर साफ होगी कि सुनवाई की रूपरेखा क्या होगी। हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि जो इस मामले में मूल पक्षकार हैं, यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान, उनको पहले सुना जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने बीच में पिटीशन डाली है उसके बाद उनका नंबर आएगा। एक अहम बात यह कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक याचिका दायर की थी। उनका यह कहना था कि पूजा के अधिकार को लेकर के उनका अधिकार बाधित हो रहा है क्योंकि वहां पर राम मंदिर नहीं है, और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि याचिका पर सुनवाई हो सकती है मूल भूमि विवाद के साथ सुनवाई की। राजीव धवन ने आज विशेष तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी का विरोध किया और कहा कि उनको इस याचिका के साथ टैग नहीं किया जाना चाहिए। इस पर भी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कुछ तस्वीर साफ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस पर आगे विचार होगा। ठीक है अरविंद, आप 1 मिनट के लिए रुके, 1 मिनट के लिए रुके। एक महत्वपूर्ण फोन हमारे पास आ रहा है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार जी जुड़े हुए हैं। आलोक कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर आप क्या कहेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट से कुछ कहना चाहते हैं, मुस्लिम समाज से कुछ कहना चाहते हैं? आप क्या ये जताना चाहते हैं कि अब अभी भी वक्त है, हम लोगों को इस एक डेडलाइन के साथ इस मसले का हल निकाल लेना चाहिए? आपकी क्या पहली रिएक्शन है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? आज हमारे लिए बहुत आशा का दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोज रोज सुनवाई करने की बात स्वीकार कर ली है। हमारे लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपील नंबर 5 माने जो रामलला की अपील है उस पर पहले सुनवाई होगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सुनवाई रोज रोज होने के कारण जल्दी पूरी होगी और हम आशा कर रहे हैं कि नवंबर तक निर्णय आएगा। इसलिए वहां पर भव्य मंदिर बनने का जो रास्ता है वो अभी साफ हो गया है और हमें लगता है कि अब इंतजार समाप्त हो जाएगी। आलोक कुमार जी, अगर मान ले तर्क के तौर पर 2 पक्ष हैं इस पूरे मसले के कि क्या वहां पर मंदिर था, क्या वहां पर रामलला पैदा हुए थे, ये बात भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने विचाराधीन थी। और ये टाइटल किसका है? अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है, उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया था कि जमीन को 3 भागों में क्यों बांटा गया, क्योंकि या तो मुस्लिम पक्ष मालिक है या हिंदू पक्ष मालिक है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, मुस्लिम पक्ष को यह विवादित जगह दी जानी चाहिए, तब क्या विश्व हिंदू परिषद उस फैसले को मानेगा सुप्रीम कोर्ट के? एक जिम्मेदार वकील के नाते और इस पूरे मुकदमे का जानकार होने के नाते मैं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट के तीनों जजों ने मुख्य बिंदुओं पर हमारे पक्ष में निर्णय दिया था। उन्होंने बाकी दोनों मुकदमे खारिज भी किए थे। इसलिए इस मुकदमे की सुनवाई हो, हमको पराजय की कोई संभावना नहीं लगती। आपको पराजय की कोई संभावना नहीं लगती, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि न्यास आलोक कुमार जी लगातार ये मांग करते आया था कि जो गैर विवादित जमीन है 67.77 एकड़ की, जो लगभग 67 एकड़ से ज्यादा होती है,
उसको सौंप दिया जाए। इसी के बारे में एफिडेविट दिया था बाकायदा केंद्र सरकार ने कि जो इसमें ज्यादातर जो श्री राम जन्मभूमि न्यास की 42 एकड़ की जमीन है वो उसके ओरिजिनल मालिकों को सौंप दी जाए और जो विवादित जमीन है उसका निपटारा कोर्ट के आदेश के अनुसार किया जाएगा। क्या आप अभी भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर पहले डायरेक्शन दे दे और गैर विवादित जमीन आपको पहले मिल जाए, जो कि अयोध्या के अंदर एक्वायर्ड लैंड जो है 67.77 एकड़ की वहां पर मौजूद है? आपका क्या स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट के इस हलफनामे पर? वो जो 42 एकड़ वाली एप्लीकेशन थी वो इस परिस्थिति के कारण फाइल की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट अपीलें सुन नहीं रहा था और ये कह रहा था कि ये हमारी वरीयता नहीं है। अगर मुख्य अपीलें सुनी जाना शुरू हो रहा है और नवंबर तक वो निर्णित हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि और कोई अवान्तर विषय बीच में नहीं आएगा। इन अपीलों का सुना जाना और इनका निर्णय होना, इसी की हम सब प्रतीक्षा करेंगे। आखिरी सवाल, एक मिनट, सिर्फ आखिरी सवाल फिर एक बार पूछूंगा आलोक कुमार जी, घुमा के नहीं पूछना चाहता हूं, सीधा पूछना चाहता हूं। आप वकील हैं, इस मामले के सबसे बड़े जानकार हैं। अगर मुस्लिम पक्ष में फैसला आ जाता है तो क्या विश्व हिंदू परिषद इसको मानेगा, हाँ या ना? मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि इस अगर की हमें कोई संभावना नहीं लगती, इसलिए इस प्रश्न का कोई उत्तर भी नहीं हो सकता।